संघ से संबद्ध ठेकेदार श्रमिक संघ के तत्वाधान में गुरुवार की शाम को बाल हनुमान मंदिर पर ठेका श्रमिकों की वृहद बैठक आहूत की गई। बैठक में असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, जोत सिंह राठौर आदि उपस्थित थे। कोरोना काल चल रहा है और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, 23 तारीख को मार्च से कोरोना लॉकडाउन लागू हुआ था। उसके बाद प्रारंभ हो गया मार्च से आखिरी तक, मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर के और अभी ये सितंबर चालू हो गया। ठेका श्रमिकों पे सबसे ज़्यादा राजगिरी है क्योंकि ठेका श्रमिकों का रोजगार अभी तक छीना हुआ है, मतलब अभी तक कहीं नहीं निकले। इंसेक्ट, केमिकल या ग्रेसिम हो, इतनी आवश्यकता थी, उतने लोगों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, ना कोई मैनेजमेंट इस तरफ ध्यान दे रहा है, ना और कोई इस तरफ कोई गंभीर भूमिका कोई निभा रहा है। इसको देखते हुए हम ठेकेदार श्रमिक संघ की तरफ से लगातार हमने माननीय शेखावत जी से इस विषय पर चर्चा करी कि नागदा नगर का ठेका मजदूर और खास करके ग्रेसिम का, बाकी उद्योगों में थोड़ा कम है, लेंसेस में भी ना के बराबर है कि ऐसा हताहत नहीं हुआ कि किसी को उन लोगों ने बेरोजगार किया हो। केमिकल में थोड़ा कुछ सुनने में आया है और शायद वो वापस से वो लोग भी चालू करने के लिए तैयार हुए हैं। एटोफिना जो अपनी है अरुणी वाली वो गुल ब्रांडसन, उसमें भी ऐसा अभी तक नहीं सुना, लेकिन ग्रेसिम में का मजदूर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हुआ है। उसमें अब इतना समय गुजरने के बाद अब ऐसा इंतज़ार करने की क्षमता भी श्रमिकों में ख़त्म हो जाती है कि कैसे अपना घर चलाएं, कैसे अपना परिवार चलाएं। आगे कुछ समझ नहीं आ रही है कि हम करें, कहाँ जाएं, क्या काम करें। इस सभी मजदूरों की एक मन में एक ये है, घर परिवार की तरफ से भी चिंतित है कि इस कोरोना काल में रोजगार मिलना भी बहुत मुश्किल है। अन्य उद्योगों के लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। आपने देखा होगा, मैं आगे की रूपरेखा नहीं बताऊंगा, आगे की रूपरेखा हमारे मुख्य वक्ता बताएंगे, परंतु नागदा की जो स्थिति है उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल या शेखावत साहब जिस प्रशासनिक अधिकारी या प्रबंधक या मुख्यमंत्री या लेबर कमिश्नर या प्रधानमंत्री तक बातचीत होती है और यहाँ दूसरे छुटभैया है उसको ले उड़ते हैं कि अब हम ये करवा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को सोचनी चाहिए। अभी वर्तमान में ग्रेसिम का हो, चाहे केमिकल का हो, चाहे लेंसेस का हो, या आप सभी जानते हैं कि फुल प्रोडक्शन में कोई सी भी कंपनी नहीं चल रही है। हमारे यहाँ मैं केमिकल डिवीजन की बात करता हूँ। केमिकल डिवीजन में जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो 50% पे केमिकल डिवीजन को चलाने का अनुमति मिला था। हालांकि अभी भी 50% पे ही चल रहा है, परंतु प्रबंधक से बात हुई थी कि भैया आप बंद किसी को मत करो, रोटेशन से हाजिरी दो, चाहे 15 हाजिरी मिले, 20 हाजिरी मिले, 18 हाजिरी मिले। तो वो थोड़ा सही साथ काम चल रहा था। परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि अभी 1 तारीख से केमिकल डिवीजन के मैनेजमेंट ने भी कुछ चालबाजियां करी है। कल इस मुद्दे को लेके हम लोग प्रबंधक से बात करी थी। प्रबंधक ने फिर आश्वस्त किया है कि किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे। या लेंसेक्स की हो, या नगर पालिका की हो, या आंगनवाड़ी की महिलाओं की हो, जहाँ की भी लड़ाई रही हो, आदरणीय शेखावत जी ने हमेशा मार्गदर्शन दिया है और हम सब लोग इनके मार्गदर्शन में ही काम करते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ समस्या है, उसका समाधान पूछने के लिए भी हम इन्हीं के पास जाते हैं। केवल नागदा ही नहीं, पूरे प्रदेश का भारतीय मजदूर संघ के लोग माननीय शेखावत जी से सलाह मशवरा करते हैं और वहाँ के मजदूरों की समस्याओं को हल करवाते हैं। हम सब लोगों को सौभाग्य है, हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि नागदा नगर के अंदर आपको विश्वास होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो ठेका मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिलती है, वो नागदा के अंदर भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों से 20% बोनस मिल रहा है। न्यूनतम वेतन से अपने यहाँ 100 रुपये से 150 रुपये तक ज़्यादा मिल रहे हैं। एक भी श्रमिक का ESI और PF का पैसा कोई ठेकेदार खा नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था नागदा में है। हम लोग बात करते हैं कभी देवास की, पीथमपुर की और अन्य जगह की, तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पर किसी का PF जमा नहीं हो रहा है, किसी का ESI जमा नहीं हो रहा है, किसी को 8% बोनस दिया जा रहा है और कहीं कहीं पर तो ठेकेदार बोनस भी नहीं दे रहा है।
तो इन सब चीज़ों को लड़ने के लिए पिछले लगातार 20-25 साल से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई है और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप नागदा के अंदर ये सब सुविधाएं मिली है। वर्तमान समय कोरोना संक्रमण काल ऐसा आया है जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय, सभी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। यहाँ तक भी हम लोग मान रहे हैं कि वही शासन की व्यवस्था थी और उसके कारण लॉकडाउन लागू हुआ और 17 मई तक का पैसा कंपनी के द्वारा दिया गया। उसके बाद में देना बंद कर दिया गया। कभी किसका बहाना किया गया, कभी किसका बहाना किया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सभी भाई काम पर लगे, हम लोगों का रोजगार यथावत चालू रहे। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि वहाँ पर केमिकल में कुछ रिटर्न करके एडजस्टमेंट किया जा रहा है। हमने भी मैनेजमेंट को कई बार बताया कि हमारे यहाँ भी रिटर्न करके जैसे तैसे सबको एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन इन्होंने अपना माल नहीं बिकने के बाद करके और उसको कई बार टाला, कुछ समय मांगा, कभी कहा थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन और रुक जाइए। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब ज़्यादा दिन रुकने की स्थिति नहीं है। हमारे सभी श्रमिक भाइयों का भी जो स्थिति है, मनोबल है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक खर्च भी चलना बहुत जरूरी है और आर्थिक स्थिति को संभालना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो भी निर्णय होगा, जो भी तय किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम निकाली गई इस परिस्थिति को ध्यान में रख करके। उस स्कीम के तहत ऐसे श्रमिक जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनके उद्योग बंद हो गए हैं, उन श्रमिकों को 3 माह का आधा वेतन, मतलब लगभग 45 दिन का पैसा ESI के माध्यम से दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने निकाला है। उसमें कुछ शर्तें रखी गई है कि लगभग 2 वर्षों से वो श्रमिक ESI का सदस्य हो, उसने पिछले वर्ष में 71 दिन काम किया हो और अभी लगातार उसको रोजगार नहीं मिल रहा हो। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि उन लोगों का बीमा, बैंक और आधार कार्ड को लिंक करवाया जाए और उसके बाद में उनका पैसा सीधा बैंक खाते में जाएगा। इस दौरान शेखावत ने कहा कि शासन द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं की विधिवत जानकारी दी गई। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही सभी ठेकेदारों द्वारा ESI द्वारा मिलने वाले अटल बीमा योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। जल्द ही राशन भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 100% उद्योग चलाया जाए ताकि ठेका श्रमिकों को रोजगार मिल सके। बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि यदि ठेका श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया गया तो आंदोलन की राह पर निकलना होगा। पर अपने अपने ढंग से जो जहां जिस प्रकार रहता है, जो जहां जिस प्रकार काम करता है, जब भारी संकट था लगभग 2.5-3 माह तक सबको अपने अपने घरों में रख दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ खुलना शुरू हुआ और खुलने के बाद लगातार जिस प्रकार आप देख रहे पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर इस विषय में अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की बातें। आज भी ये कहा जा रहा कि कोरोना आज भी लगातार बढ़ रहा है, पिछली तुलना में और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये अपने आप में हम जितना अपने आप का बचाव कर सकते हैं उस बचाव को करते हुए, क्योंकि पेट में खाने के लिए चाहिए, बाल बच्चों को पालने के लिए व्यवस्था चाहिए, इसलिए काम भी करना पड़ेगा, अपना अपना व्यवसाय भी करना पड़ेगा। केवल इस आधार पर काम नहीं चलेगा कि कोरोना है तो घर में बैठ जाओ। तो सरकार ने भी विचार किया और विचार करने के बाद अनलॉक की 1, 2, 3, 4 प्रकार की प्रक्रिया आई। धीरे धीरे पूरा देश खुलने की ओर जा रहा। आज भी कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी है, स्कूल कॉलेज आज भी बंद है और भी बहुत सारी चीज़ें आज भी बंद है, रेलवे और बसेस भी आज भी पूरी तरह चालू नहीं हो रहे। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, बहुत कुछ कहने के लिए है, पर मूल समस्या जो आप लोग सुनने के लिए आए हो, क्योंकि आपको अपने मतलब की बात जब तक नहीं कहेंगे, जब तक बोले भाषण से क्या मिलना है हमको, भाषण थोड़ी पेट भरेगा, वो मतलब की बात बताओ। बहुत सारे लोग 5 बजे छूट के आए होंगे, बहुत सारे 3 बजे छूट के आए होंगे, सबकी अपनी अपनी घर गृहस्थी की समस्या भी है। लगातार 22-23 मार्च के बाद
जो परिस्थितियां निर्मित हुई उसमें समय समय पर शासन को, प्रशासन को हमने लगातार अवगत कराया। हमने लगातार लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए जो व्यवस्थाएं लोगों के सहयोग से उपलब्ध करा सकते थे वो सब भी लगातार किया। शासन से लड़कर, मैनेजमेंट से लड़कर वेतन जब तक दिला सकते थे वो वेतन भी दिलाया। बहुत सारे लोग अभी इसमें से ऐसे बैठे निकलेंगे, साहब हमको 23 का नहीं मिला, हमको 24 का नहीं मिला, जिसको 22, 23, 24 का वेतन नहीं मिला, इस बैठक के बाद, समाप्त होने के बाद अपना नाम लिखवा देंगे, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखाया था अधिकांश लोगों को मिल गया, जिनको नहीं मिला उसकी बात करके ये ग्रेसिम और केमिकल में कोई समस्या होगी तो उसको निपटारा कर देंगे। मैं जो आपको मूल बात बताने जा रहा, हमने अभी गत दिनों यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये बात की कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कारखाना कितना प्रतिशत अब चलेगा। मेरी बात को गंभीरता से सुनिए, कितना प्रतिशत कारखाना चलेगा ये आप बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि कारखाना अगर 100% चले और लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, डिस्टेंस बना हुआ हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, 100% कारखाना चला सकता है प्रबंधक। अब ये विषय तो खत्म हो गया कि 50% से ज़्यादा हम चला नहीं सकते। शासन का 50% का हमको ऑर्डर है, वो ऑर्डर तो कलेक्टर ने अपने आप में कह करके इस बात को समाप्त कर दिया। अगर कोई प्रबंधक चाहे तो 100% भी आज कारखाने को चला सकता है। अब रही समस्या दूसरी कि इस 2.5-3-4 महीने के अंदर मार्केट की पोजीशन, देश की, प्रदेश की स्थिति, उसके कारण से कारखाने आज चाहे ग्रेसिम का हो, केमिकल का हो या दूसरे जितने भी कारखाने हैं, वो सरकार के लॉकडाउन के कारण बंद नहीं है। वो उनकी अपनी परेशानी, मार्केट में माल नहीं बना पाना, नहीं बेच पाना, ये मैनेजमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। माल को बनाना हमारा काम है, बेचने का काम मैनेजमेंट का है। अब मैनेजमेंट अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे, व्यवस्थाओं को बनाए। अगर कल 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो बेच रहा था, आज 90 रुपये किलो बेच रहा है, तो उसमें कोई घाटा नहीं हो जाता है। प्रॉफिट 10 रुपये कम हो सकता है, प्रॉफिट 5 रुपये कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है। हम आज इस बैठक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैनेजमेंट को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि कलेक्टर ने जिस प्रकार का दिशा निर्देश दिया कि आप 100% कारखाना चला सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुनाफा नहीं होने के बाद भी लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाने को चलाना पड़ता है, और कई बार पहले भी चले हैं, और कारखाने बराबर चलना चाहिए। जो हमारा लॉकडाउन का सिस्टम है उस डिस्टेंस को पालन करते हुए कारखाने को चलाना चाहिए, और चला करके अगर माल मार्केट में नहीं बिक रहा तो महीने 2 महीने का माल स्टॉक कर सकते हैं। बिरला जी में या इन कारखानों के मालिकों में इतनी कमजोरी नहीं है कि महीने 2 महीने का माल भी स्टॉक नहीं कर सकते। नागदा के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले जो हमारे ठेका श्रमिकों के प्रमुख कार्यकर्ता है, उनको आज हमने बुलाया था। उनको बुला करके और भारत सरकार की ESI की अटल बीमित कल्याण योजना जो है, इसके संबंध में विस्तार से उनको जानकारी दी। आप लोगों ने भी देखा होगा, विस्तार से इसकी जानकारी दी और उनको ये बताया कि अगले मंगलवार से ये इसका ऑनलाइन जो आवेदन है, उनके अपने ठेकेदार या एम्प्लॉयर जो भी है उनका, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री करेगी, ठेकेदार है तो ठेकेदार करेगा, उन सब के आवेदन कर लेगा। इसमें आवेदन में केवल आधार कार्ड और बैंक का खाता, ये 2 आवश्यक लगेगी उसमें। और उसमें ये बताया गया है कि 2 वर्ष का कम से कम उसका ESI कटा हुआ होना चाहिए। वर्ष 19 के अंदर 78 दिन उसका काम होना चाहिए, और 90 दिन का गैप होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बीच में छुट्टी भी ली, कुछ लोगों ने काम भी किया होगा, तो इसमें 24 मार्च से लगा करके 31 दिसंबर के बीच में कोई भी 90 दिन का बीच का एक गैप को आधार बनाया जाएगा, और 90 दिन में उनको 45 दिन का भुगतान उनके अकाउंट में ही होगा। ये सारा काम सब ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही उनका आवेदन होगा, ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इसको किसी प्रकार का कोई चंदा या कलेक्शन किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सीधा इससे करेगी। आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह तक इस कार्रवाई को अगले सप्ताह हम चलाएंगे।
एक सप्ताह के बाद अगले रविवार को बैठ करके पुनः एक बैठक करेंगे और बैठक करके जैसा अभी पिछले दिनों कलेक्टर की यहाँ हमारी मीटिंग हुई थी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, उस मीटिंग में ये कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी तरफ से 100% अर्थात 100% कारखाना चलाने में हमें कोई पाबंदी नहीं दी हमने, आप चला सकती हो। हमारा आग्रह ये रहेगा कि सारे वर्कर को काम पे लिया जाए पूर्वत। 22 मार्च के पहले जिस प्रकार सब काम पे थे ऐसे सबको काम पे रखा जाए। जहाँ तक मैनेजमेंट का माल बिक रहा नहीं बिक रहा, ये जो परिस्थितियाँ हैं ये पूरे देश की एक समान परिस्थितियाँ हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं तो बिरला मैनेजमेंट इतना सक्षम है, महीने 2 महीने का स्टॉक भी कर सकता है और सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। अगले वीक में जो हम बैठेंगे बैठ करके और ये निर्णय करेंगे कि 100% उद्योग कैसे चले। इस बीच में लेबर कमिश्नर और संभाग आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में पहले भी चर्चा हुई, दोबारा उनसे चर्चा करके और प्रबंधक की और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक करा के और इसका त्वरित निर्णय कराएंगे। और अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर हम 15 तारीख के हमने स्पष्ट कहा कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के पहले या तो पूरा चालू कर दिया जाए और पूरा चालू नहीं होगा तो ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जो भी स्थिति होगी वो यहाँ का प्रबंधक उसका जिम्मेदार होगा। सर फॉर्म भरने का कितना टाइम रहेगा, कितने दिन में भरेंगे फॉर्म? 1 सप्ताह कहा हमने, 1 सप्ताह तक सही भर देंगे भाई? एक सप्ताह में अलग अलग इनके सबके ठेकेदार है, किसी के पास 100 लेबर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 250 है, अलग अलग ऐसे सबके पास में है। और जिसके पास जिसको फैक्ट्री से भराना हो टाइम ऑफिस से भरा देगा उसको, सबका अलग अलग है। एक साथ सबको एक के पास नहीं जाना है। और आपसे भी अपेक्षा है कि किसी को किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप लोग उनकी मदद करें। धन्यवाद। नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पथ पर विक्रय करने वाले सत्यापित हितग्राहियों को डिजिटल पेमेंट से जुड़ने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर फोन पे के माध्यम से हितग्राहियों के यूपीआई जनरेट किए जा रहे हैं। यूपीआई जारी होने के बाद हितग्राहियों को कैशबैक की सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही आसान तरीके से वह लेन देन भी कर सकेंगे। सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान ने समस्त पात्र पथ विक्रेता हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक अपना यूपीआई जनरेट कर शासन की योजनाओं का लाभ लें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सुनिधि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 10,000 का ऋण 1 वर्ष के लिए बिना ब्याज के बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। यदि हितग्राही अपने ऋण की किस्त यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अदा करता है तो उसे कैशबैक का लाभ मिलेगा।